नमस्कार, जौहर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुमका से आई खबर से। दुमका में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिस कर्मियों की सुरक्षा ही भगवान भरोसे है। नगर थाना परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर में सब इंस्पेक्टर पर छत की सीलिंग गिर गई। सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार अपने स्टाफ क्वार्टर में आराम कर रहे थे, तभी छत की सीलिंग का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर गया, जिससे सब इंस्पेक्टर का सर फट गया है। फिलहाल सब इंस्पेक्टर का इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। तो खबर आपको दुमका से बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एसआई के सिर पर जो है फॉल का सीलिंग का जो है एक फॉल गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। और क्वार्टर स्टाफ में वो अपने स्टाफ के साथ बैठे हुए थे, तभी वहां पर अचानक से उनके सिर पर छत की सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे उनका सर जो है वो फट गया है। फिलहाल उन्हें फूलो झानो अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो दुमका में जिन पर जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से थाना परिसर में ये हादसा हुआ है, स्टाफ क्वार्टर में जो सब इंस्पेक्टर बैठे थे उन पर छत की सीलिंग जो गिरी है, उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भगवान भरोसे इन सुरक्षा बलों की सुरक्षा है। चेहरा नीचे करके लेटे हुए थे। इसी क्रम में सीलिंग जो है, छत का सीलिंग का टुकड़ा गिर गया इनके सिर के ऊपर, उनका सर फट गया। रामगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। दुमली के कारो गांव में 3 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने झुंड ने खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया, वहीं पेड़ पर लगे कटहल को भी खा गए। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो जंगली हाथियों का यहाँ पर खौफ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे ये 3 हाथी यहाँ पर आए हुए हैं। ग्रामीणों में दहशत है हाथियों को लेकर, इसलिए क्योंकि हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ पर कई सारी फसलें जो है बर्बाद कर दी है। खेत में लगी फसल को लगातार ये हाथी बर्बाद करते जा रहे हैं, जिससे किसान काफी ज्यादा मायूस हैं और किसानों में दहशत भी है, क्योंकि हाथी कई लोगों को अपनी चपेट में भी ले चुका है। ऐसे में लोग जो हैं वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वन विभाग की कहाँ है और रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की ओर से दिए गए आवेदन को राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद न्याय समिति के सदस्यों ने बताया कि पूजा अब पिछले साल की तरह ही होगी और धार्मिक अनुष्ठान के सभी कार्यक्रम मंदिर के भीतर ही निपटाए जाएंगे। आज शाम भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा गर्भगृह से बाहर आएंगे और मंदिर के भीतर ही उनके नेत्र दान की पूजा की जाएगी। न्यास समिति के सदस्य से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। और हमारे साथ संजय सिन्हा खुद लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और अपडेट लेते हैं कि आखिर अब जब अस्वीकार कर दिया गया है जगन्नाथ रथ यात्रा को, तो किस तरीके से अब पूजा की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कैमरे पर कि अभी भगवान की पूजा चल रही है, भगवान जगन्नाथ की। और भगवान जगन्नाथ के जो नेत्रदान की जो पूजा होती है, वो पूजा की अभी शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद पट हाथेगा और भगवान के साक्षात दर्शन भी कर पाएंगे। और चूंकि राज्य सरकार ने पूजा की अनुमति नहीं दी है, माफ़ कीजिएगा, पूजा की जो कह सकते हैं कि पूजा को लेकर भीड़ भाड़ या भक्तों के जुटान को लेकर अनुमति नहीं दी है, तो पूजा बहुत ही मंदिर में एक सादगी के साथ और सिंपली तरीके से की जा रही है। और यहाँ पर से पुजारी समेत कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वही सिर्फ शामिल हैं पूजा में। और पूजा में साथ में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी भी पूजा में शामिल हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से पट हटने के बाद भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान होगा। और नेत्रदान के बाद यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या काफ़ी कम है। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भीड़ भले ही कम हो, गिने चुने श्रद्धालु हैं, लेकिन उत्साह और उल्लास की कोई कमी नहीं है। श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है
और आज नेत्रदान की पूजा हो रही है। और कल जब होगी तो पूजा जो भगवान जगन्नाथ भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ जो है भगवान जगन्नाथ जो मौसी बाड़ी की ओर जाते हैं, वैसी कोई रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। भगवान आज गर्भगृह से बाहर आ गए हैं और बाहर में ही 9 दिन तक भगवान यहीं पर रहेंगे और 9 दिन के बाद भगवान मंदिर के भीतर से ही वापस गर्भगृह की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। और सब कुछ मंदिर में ही पूजा का जो जितनी विधि पूर्वक जो पूजा होती है मंदिर के भीतर निपटाए जाएंगे। कोई रथ यात्रा बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल सभी धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर ही अभी सब संपन्न। बिल्कुल संजय, आसपास बहुत सारे लोग भी मुझे वहां पर मौजूद दिख रहे हैं, उनसे ही बातचीत कीजिए कि अब जब रथ यात्रा की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस बार शायद लोगों को लगा था कि रथ यात्रा निकाली जाएगी और वो लोग पूजा में शामिल होंगे, लेकिन सीमित संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर कैसा उत्साह है, किस तरीके से इस पूजा अर्चना को वो लोग भी करने वाले हैं? मंदिर के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। राज्य सरकार का जो साफ एक जो आदेश है उस आदेश का पालन किया जा रहा है। सिर्फ पुजारी और जो पुजारी का जो कह सकते हैं कि जो मांगा गया था, निर्देश मांगा गया था, गिने चुने पुजारी जो वही पूजा की विधि को संपन्न करा रहे हैं। साथ में राज्यसभा सांसद इसमें दीपक प्रकाश अपनी पत्नी के साथ ही पूजा में शामिल हैं और कुछ गिने चुने लोग हैं यहाँ पर। और जो 9 दिन तक जैसा कि मैंने बताया इसी तरह पूजा मंदिर के भीतर ही पूजा की जो तमाम विधियाँ हैं उससे निपटाया जाएगा। और भगवान खुद गर्भगृह से बाहर आज आ गए हैं और फिर वापस 9 दिन के बाद भगवान जो है वापस गर्भ की ओर चले जाएंगे। यहाँ से मौसी बाड़ी तक जाने की जो परंपरा रही है वो परंपरा का निर्वहन इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब रथ मेला निकलता है तो भीड़ को काबू करना मुश्किल होता है। लिहाजा जो राज्य सरकार ने भी इसको लेकर अनुमति नहीं दी थी और जब अनुमति नहीं दी है तो मंदिर के अंदर ही पूजा का जो धार्मिक अनुष्ठान उससे निपटाया जा रहा है। पुजारी पूजा कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो भगवान जगन्नाथ की जो नेत्रदान की पूजा की जो विधि है वो संपन्न हो जाएगी। और हम आपको वो भी उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे जब यहाँ से पट हटेगा। सामने फिलहाल पट लगा है, वो तस्वीर भी हम आपसे देखेंगे। आप नजर बनाए रखें, वापस आपके पास अपडेट लेने में जरूर आऊंगी। लेकिन देखिए अभी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जो है अब प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। अब जो पूजा है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मंदिर के अंदर ही की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात गढ़वा की। गढ़वा में बालू के काले खेल को लेकर हिंसक झड़प थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं मारपीट की नौबत तो कहीं ट्रकों में तोड़फोड़ की वारदात। आखिर क्यों बालू के खूनी खेल में प्रशासन खामोश है और क्या है बालू का ये काला सच? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गढ़वा सदर प्रखंड का बिलचंपा, मिढ़ना, लापो, सिद्धकला, प्रतापपुर ये वो जगह है जो इन दिनों बालू माफियाओं का अड्डा बन चुका है। यहां से होकर गुजरने वाली कोयल और दानरो नदी से माफिया प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू का उठाव करते हैं। ये हाल तब है जब प्रशासन की टीम आए दिन बालू माफिया पर शिकंजा कसती है। लेकिन गढ़वा सदर अस्पताल की तस्वीर देखकर आप भी चौंक उठेंगे। ये घायल शख्स चौकीदार के बेटे हैं जो हाल ही में पुलिस की ओर से पकड़े गए यूपी की ट्रकों की निगरानी कर रहे थे। इनका यह हाल दबंगों ने बालू तस्करी की जानकारी पुलिस को देने के आरोप में किया है। बदमाशों ने इन पर चाकू और शीशे के बोतलों से हमला कर दिया। कुछ विवाद नहीं, ना उनका हम कुछ किया ना कुछ अटेंडेंट ओनली उसका मतलब छूट रहा हूँ मुखिया में किसी कारोबार किया कि तुम्हारा विपक्ष में अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी नजर दौड़ाइए। देखिए कैसे बालू विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। यूपी के ट्रकों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए गढ़वा सदर थाने की पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और बिना पूछे गाड़ियों को शीशा तोड़ दिए और ड्राइवर खाना पीना खा रहा था उसकी पिटाई कर दी। वाकई इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि बालू माफिया पर प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं है। कुछ साल पहले ही बालू के उठाव को लेकर जतपुरा में गोलीकांड हुआ था जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो क्या फिर से गढ़वा में वही पुरानी कहानी दोहराए जाने का प्लॉट तैयार किया जा रहा है? आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन उन माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम हो रही है, ये बड़ा सवाल है। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा।
गिरिडीह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोक के बाद भी अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की दो बड़ी नदी उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है और उसे जिले के विभिन्न इलाकों में मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। हैरत की बात है कि प्रशासन इन घटनाओं से बेखबर दिख रहा है। इस अवैध कारोबार में कायदे कानून ताक पर दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं बालू के लगातार खनन से नदी गहरी होती जा रही है, साथ ही नदी का स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। इधर बालू माफिया को प्रशासन और स्थानीय नेताओं के संरक्षण की भी बात सामने आ रही है, जिससे उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। हम लोग लॉकडाउन लगा तब से कितना बालू रोजाना उठ जाता है? यही जो 4-5 गाड़ी से हम लोग बोझते हैं रोजाना। हाँ, जैसे बहुत टीम हम लोग है, मजदूर लोग। टोटल अगर बात करें दिन भर में कितने बालू चले जाते हैं? टोटल खूब कीजिएगा तो 20 गाड़ी जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी और सरकार के निर्देश पर सभी जुलाई से सितंबर तक 3 महीने के जिले के नदियों से बालू उठाव, परिचालन और भंडारण पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी बालू माफिया इस अवैध धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकुड़ में महेशपुर के बासलोई नदी में धड़ल्ले से ट्रैक्टर के जरिए धंधेबाज बालू ढोने का काम कर रहे हैं। नदी से बालू उठाकर घाट चौरा डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप और रामपुरा में हजारों ट्रैक्टर बालू नदी से उठाकर भंडारण करके रखा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में महेशपुर थाना क्षेत्र के कई दिन पूर्व में नुराई घाट से अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रात को महेशपुर से बालू की गाड़ी जिले के कई प्रखंड में बेचने को लेकर आती है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। साहिबगंज में भी बालू का अवैध खनन जारी है। बरहेट, रांगा और बरहड़वा इलाके में गुमानी नदी पर बालू का उठाव हो रहा है। इतना ही नहीं, माफिया बालू की कीमत ज्यादा वसूल रहे हैं। गुमानी नदी से प्रतिदिन करीब 100 ट्रक और 500 ट्रैक्टर बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है। गुमला के विकास भवन परिसर में खनन, ग्रामीण विशेष प्रमंडल और कल्याण विभाग का कार्यालय है, लेकिन ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है। ऐसे में कर्मचारी दहशत के साए में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और डीसी से मदद की गुहार लगाई और कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। हम लोगों को अगर जिला प्रशासन से थोड़ा सा मदद मिल जाए तो हम लोग कार्यालय को दूसरी जगह पर ले जाएंगे और अपने सुविधा अनुसार काम करेंगे। माने खतरा के निशान पर आप काम कर रहे हैं, यही ना? खतरे के निशान के नहीं, खतरे के नोक पर हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राज्य के पूर्व कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान हिमांशु शेखर चौधरी ने राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार श्याम विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई कलाकृति राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल ने कलाकृति में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के चित्रण की सराहना की। हिमांशु शेखर ने सूचना आयुक्त और फिर कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त के पद की जिम्मेदारी निभाने के दौरान राज्यपाल के निर्देश, मार्गदर्शन और सहयोग को लेकर उनका आभार जताया। ब्लैक फंगस से संक्रमित महिला के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रिम्स के द्वारा इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से परिजन नाराज नजर आए और पूरे मामले में रिम्स डायरेक्टर सहित 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। महिला गिरिडीह के पंचंबा की रहने वाली बताई जा रही है। आपको बता दें कि उषा देवी को इलाज के लिए 17 मई को रिम्स लाया गया था, लेकिन इलाज शुरू होने में 2 दिन लग गए। वहीं उषा के इलाज में हुए लापरवाही को लेकर उनके बच्चे सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहे थे। बच्चों ने मुख्यमंत्री से भी बेहतर इलाज की गुहार लगाई थी। थक हार कर बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसके बाद रिम्स निदेशक को चीफ जस्टिस ने कड़ी फटकार लगाई और फिर जिस ऑपरेशन को रिम्स
में करने से मना किया था, उस ऑपरेशन को रिम्स के डॉक्टरों ने ही किया है। कोई गार्जियन नहीं था इनका, तो बच्चे लोग थे, बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि बहुत तरह का जिद था, जो बचकाना जिद होता है उस टाइप का, तो हम लोगों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया है। हर वो जगह जहाँ से मदद मांगी जा सकती है वहाँ से मदद मांगी गई बच्चों द्वारा, और उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया। जब हमने आवेदन दिया तो उनके संज्ञान में लेने के बाद इनका ऑपरेशन हुआ। जो रिम्स कह रहा था कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, वही रिम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए जिस तरीके से मामला सामने आया है और ब्लैक फंगस से मौत हो गई है, एक तो ब्लैक फंगस को लेकर चिंता है ही, और उसके अलावा जिस तरीके से फटकार लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से और कहा गया था कि इलाज किया जाना है, तो ऐसे में क्या माना जाए, अस्पताल की तरफ से सही तरीके से काम किया गया था? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, बहरहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, जिसके बाद जो अस्पताल है वो इलाज के लिए तैयार हो पाया। और पूरे मामले में जिस तरह जो ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन को करने से रिम्स पल्ला झाड़ रहा था, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उसने ये ऑपरेशन किया और वहीं के डॉक्टरों ने किया। वहीं उसके बाद भी स्थिति खराब होती है तो मुख्यमंत्री को इसमें जाके संज्ञान लेना पड़ता है, जिसके बाद ही मरीज का इलाज संभव हो पाता है। हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री ही जब संज्ञान लेंगे उसके बाद किसी मरीज का मतलब इलाज हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं रिम्स की जो लचर व्यवस्था है वो सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो उनके द्वारा लगातार कहा जाता है कि हम रिम्स में सुधार कर रहे हैं, सुधार की ओर है, लेकिन इस तरह के मामले आते हैं तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए बयान जो है वो कोरे साबित होते हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिस तरह से पूरी घटना हुई, मामले में पुलिस को आना पड़ा, पुलिस ने बीच का रास्ता निकाला, तब जाकर परिजन शांत हुए। तो जो बताता है कि रिम्स की लचर व्यवस्था जो है वो भगवान भरोसे है और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, ना कि इसमें बार बार जो कोर्ट इंटरफेयर करे, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़े, उसके बाद किसी का इलाज संभव हो पाए। तो इसे लेकर सुधार की जरूरत है और स्वास्थ्य मंत्री को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। रिम्स डायरेक्टर को भी संज्ञान में लेना, लेकिन रिम्स डायरेक्टर भी इस पूरे कांड में जो परिजन है उनका कहना है कि वो रिम्स डायरेक्टर हो गए, ENT हेड हो गए और जो डॉक्टर विनोद हैं उनके खिलाफ जो हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। अब देखना होगा जब ये FIR दर्ज होता है तो उसके बाद रिम्स की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और क्या इसके बाद भी रिम्स सबक लेगा नहीं, ये देखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।